जी, इसमें तो चूँकि हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यही हिदायत है कि हमने बहुत ही मोहतात गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये ज़रूर है हुँ, कि हुँ। पाकिस्तान एक क्रेडिबल फैसिलिटेटर के तौर पे इस वक़्त कम्युनिकेशन यानी सहूलतकारी कर रहा है इब्लाग की कि दोनों साइडें जो हैं वो आपस में मैसेजेस एक्सचेंज कर लें। वो ये भी बहुत अहम बात है कि ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद है, अमेरिका का भी पाकिस्तान पर एतमाद है। तो जिसके नतीजे में अब ये अभी हुँ। तक तो सिर्फ फैसिलिटेशन ही हो रही कम्युनिकेशंस की। जो असल नेगोशिएशंस हैं, उसका भी मेरे क़यास में आगाज़ होना बाकी है। तो इसको भी हम इसी एक पूरे प्रोसेस की कड़ी समझें जहां पर ईरान ने जो है वो कहा है कि ये उनका रिस्पांस है टू द 15 पॉइंट्स दैट यूएस गिव कि वो अपनी ही शराइत पे जंगबंदी चाहेंगे। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे उनके राइट को एक्सेप्ट किया जाए और 2-3 उन्होंने कंडीशंस रखी और कहा है कि पाकिस्तान जो है इसको कन्वे कर दे यूएस को। तो ये पूरा भी जो एक कम्युनिकेशन हो रही है इसको भी हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही समझें। जी, ये प्रोसेस का समय कह सकते हैं कि इब्तदाई मरहला है जिसमें दोनों फरीक जो हैं अपनी हुँ। जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स जो हैं वो रखेंगे और फिर हुँ। इस पर गौर होगा कि कौन सी ऐसी डिमांड है दोनों साइडों की जिसके ऊपर गुफ्तगू मजीद हो सकती है। तो उसके ऊपर देखकर ये फैसला होगा कि आगे कैसे बढ़ना है या जो एक्चुअल निगोशिएशंस हैं गालिबन उनका जो आगाज है वो लो जी। लेवल से होगा और फिर मूव करेगा हाई अप। अभी तो चूंकि कम्युनिकेशन जारी है और इशू स्टेट ऑफ हॉर्मोज का हुँ। भी है, लेकिन जो चीज इस पूरी प्रोसेस के ऊपर एक हम कह सकते हैं कि काला साया है, वो इसराइल का जो किरदार जी। है। क्या अमेरिका उसकी कोई गारंटी दे पाएगा? क्योंकि ईरान के जहन में ये भी है हुँ। कि जिस तरह अभी ओमान में हुआ 27 फरवरी को कि एक निगोशिएशन का पूरा प्रोसेस जो है था वो बड़ी एक एडवांस स्टेज पर था। हुँ। लेकिन इसराइल ने उसको सैबोटाज किया हुँ। और अमेरिका को इस बात पर कन्विंस हुँ। किया कि वो ईरान पर हमला कर दे। तो इसराइल का जो बिहेवियर है और ईरान का ये दुरुस्त खदशा है कि अगर कोई जंगबंदी हो भी जाती है तो क्या ये क्या गारंटी है कि 6 जी। महीने बाद दोबारा मिसाइल चलना नहीं शुरू हो जाएंगे? हुँ। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें जी, ज्वाइन किया जी। सर। आपने अभी कहा कि ये लो लेवल से अभी मुज़ाकरात शुरू होंगे। हम सुन रहे थे कि ये हो गए वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जेडी वैंस जो अब उनको डिप्यूट किया गया है। कल तो इंटरनेशनल मीडिया शायद ये भी कह रहा था कि इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उसमें ईरानियंस भी आ रहे हैं। तो हम तो तवक्को कर रहे थे कि आज शायद मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो डेडलाइन रखी हुई है वो तो फ्राइडे तक ही रखी हुई है, जो 5 दिन की है कि हमले अभी रोक दिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्लांट्स वगैरह पे। तो आप कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ कम्युनिकेशन और फैसिलिटेशन की हद तक रह रहा है। तो ये थोड़ी सी दो चीज़ें ये डिफरेंट आ रही हैं सर। आप किस साइड को अब ज़्यादा नहीं, जी सर। देखिए मैं बहुत ही मुहतात तरीके से बात करना चाहता हूँ, जैसे जी। हमें कबल अज़ वक़्त या जिसे कहते हैं ना अग्गा दौड़ पिच्छा छोड़, जी। वो काम नहीं करना। वी जस्ट हैव टू सी इट वेरी वेरी केयरफुली कि सिचुएशन क्या है। और देखिए इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग अभी तक हमें एविडेंस है वो सदर ट्रंप की पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की टेलीफोन कॉल वो वेरीफाइड है। हुँ। और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ऑफर की हुँ। होस्ट करने की और जिसको फिर सदर ट्रंप ने, ये बहुत ही गैर मामूली वाकया है हुँ। कि किसी को जो है उन्होंने जो है रीट्वीट किया हो। हुँ। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की तो लिहाजा वहां से आई थिंक एक बात बड़ी क्लियर है कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त ज्यादा पुश है इस सीज फायर को हासिल करने की। ईरान चूंकि उसको कहते हैं कि बहुत नुकसान भी हुआ है और उसके हाथ भी जले ओमान में, तो लिहाजा वो इसको ज्यादा कॉशियसली देख रहे हैं। और ये भी इशू है कि देखिए, और इस पे कुछ खबरें भी आई हैं, लेकिन खबरों पे बहुत ज्यादा हमें आजकल एतमाद नहीं करना है कि ईरान की तरफ से ये भी डिमांड जिसकी वजह से जेडी वैंस का नाम उठा है कि भाई स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो रिलायबल नहीं है, उनसे तो जी। हम नेगोशिएट कर रहे थे ओमान में। ट्रू। तो लिहाजा इसलिए जेडी वैंस का नाम आया है इस को प्रोसेस को क्रेडिबल बनाने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी बातें क्लासमेट साहब कबल अज वक्त हैं, अभी हमें इन्हें थोड़ा सा वक्त देना है। और जी। ये मेरा ये डेडलाइन तो क्रॉस हो जाएगी, गालिबन शायद कोई एक्सटेंशन भी हो जुम्मे के बाद। जी। लेकिन ये कि अगर कोई ऐसी डिमांड खास तौर पे अमेरिका को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इशू है, क्योंकि ईरान ने
इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है और उस काबिल है और उसको सस्टेन कर सकता है। और अमेरिका जो है वो उसकी नजर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी बहुत ज्यादा अहम इतनी नहीं है कि वो उसके लिए अपने रिसोर्सेज जो है वो पुश करे। और अगेन इसके ऊपर एक और जो सवालिया निशान वो रहेगा कि क्या अमेरिका जो है वो इंतजार कर रहा है कि उसके जो मरीन्स जापान के उसके बेस से मूव हुए हैं मशरक वस्ता की तरफ, क्या वो उनके आने का इंतजार कर रहा है। और ये जो पूरा वक्त है ये जो 5-7 दिन दिए गए हैं वो इसीलिए है कि वो मरीन्स वहां से जो है 82nd एयरबोर्न डिवीजन वो पहुंच जाए, तो फिर उसके बाद एक नई रियलिटी क्रिएट की जाए। तो बहुत सारे सवालात हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी जो तनाज़िया और जो इशू डिस्कशन हुई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंतहाई मुस्बत है और पाकिस्तान एक क्रेडिबल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फिगर की हैसियत से उभरा है। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से इतने कम्प्लेक्स इशू को आपने एक तरह का सम अप किया है, लेकिन जहाँ पे इतने अनसर्टेनिटीज़ हैं, फियर्स हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है, जैसे अभी वो कह रहे हैं टाइम बाई कर रहे हैं, शायद अपने अपने ट्रूप्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं 2000 या 20,000 के करीब की बताया जा रहा था। प्लस अभी भी हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल जो हैं एक दूसरे पे अटैक्स जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। महज उन्होंने एक दूसरे को पावर प्लांट्स पे नहीं कर रहे या इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी तो इस वक्त जंग जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा उसमें शराइत के दरमियान, इतनी इफ्स एंड बट्स के दरमियान, इतना टाइम बाइयों के दरमियान, उसमें क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस के दरमियान कितने चांसेस आपको लगते हैं, बिकॉज का आप भी फॉरेन ऑफिस को चलाते रहे, पिछले साल जो डेलीगेशन गया था जिसने सक्सेसफुल लॉबिंग की थी उनको बिलावल भुट्टो साहब के साथ, ये मे वार के बाद आप भी उसका बड़ा हिस्सा थे और बड़ी कामयाबियाँ आप लोगों ने समेटी। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर, क्या इसका आउटकम हो सकता है अगेन इन द गिवन एक सिनारियो सर्कमस्टांस जो आपने अभी खुद आपने बयान भी किए हैं? जी देखिए, अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। अब मजीद बमबारी से, अंग्रेजी में कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो उसका मजीद बेहतरी का नतीजा है उनके अहदाफ की अगर आप नजर से देखें तो उनको मजीद बमबारी से ईरान की कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जो उन्होंने डैमेज करना था, या अली खामेनेई की जो शहादत थी जिससे उनका ख्याल था कि पूरा रजीम उल्ट जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो अमेरिका दोस्त होगी, वो तो अहदाफ हासिल नहीं हुए। और मजीद बमबारी से अमेरिका को कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खार्ग आइलैंड पर कब्जा भी करते हैं तो वो जो असल इशू ये नहीं है कि कौन कहाँ कब्जा कर रहा है, असल इशू तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है कि दुनिया की जो 20% गैस है और 20% तेल है जो वहां से हर रोज गुजर जिसने वहां से निकलना है, क्या वो गुजर पाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक दफा खोलना तो मकसद नहीं है, उसको मुस्तकिल खुला रखने के लिए कोई अरेंजमेंट करना है, जो कि मेरे ख्याल में ये जो आने वाली मुज़ाकरात हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का परमानेंट अरेंजमेंट क्या होगा। क्योंकि दुनिया का सारा तेल अगर आप देख लें कि ईरान, उसके बाद ऊपर इराक है और कवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सब दुनिया का एक नॉट ओनली तेल का सोर्स है, गैस का सोर्स है, बल्कि बहुत ज्यादा दुनिया में जो सरमाए की मूवमेंट है उसका भी सोर्स है। और वो सब कुछ इस वक्त बंद हुआ हुआ। तो लिहाजा ये सवाल है कि ये इसका जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो उनको पुश करेगा कि वो इस मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाएं। सिर्फ इशू ये है कि इसराइल का ये इंटरेस्ट नहीं है। इसराइल तो कहता है कि ईरान जो है उसको सफ़े हस्ती से मिटा ही दिया जाए। तो यहाँ अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट डाइवर्ज कर रहे हैं और यही सवाल सबसे बड़ा इन नेगोशिएशन में होगा कि क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फौकियत देगा इसराइल के इंटरेस्ट पर और कोई सीज फायर का एग्रीमेंट कर ले। सर आपने, क्योंकि मैं आप ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आप उन चंद पॉलिटिशियन में से वेरी फ्यू जो किताब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे हूँ, लिटरेचर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स पे बड़ी आपकी एक ग्रिप भी है, आपकी गुफ्तगू से भी नज़र आती है। आपने, जैसे मैंने कहा, फॉरेन ऑफिस के अफेयर्स भी देखे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लोकल भी देखे। अब ये 20 शराइत आ गई हैं, 15 उन्होंने दिए हैं अमेरिकन ने, 5 ईरानियंस ने। तो क्या 20 शराइत जब इकट्ठी होंगी तो कौन सी, मतलब कितनी पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं? 2, 4, 5, 6, 8, 10 पे, तो 5-10 तो रह ही जाती हैं। तो आपको लगता है कि 20 शराइत की में मौजूदगी में जब दोनों साइड अपनी अपनी पोजीशन पे स्टिक होकर बैठे, नहीं जी ये तो नॉन निगोशिएबल है, तकरीबन सब ने यही कहा हुआ है, तो फिर आपको कितनी, जो मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ, इन 20 में से किन बातों पर वो राजी होंगे और किन को छोड़ देंगे, चलें जी कि हम कुछ 6 महीने साल बाद देख लेंगे? नहीं, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं जी, और ये ओपनिंग बैटल है नेगोशिएशन की।
जिसमें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जो ख्वाहिश है, ये इसीलिए मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखी जाती हैं, या कहते हैं जी 15-5 रखी गई, ताकि 15 में से अगर आप 8 छोड़ भी दें तो जो 7 आप वाकई चाहते हैं उसका स्पेस निकल आता है, और आप फिर दूसरे निगोशिएटर को ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हारे कहने पे मैंने 7 छोड़ दिए, लेकिन अब बाकी 8 पे तो तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। तो लिहाजा ये जो है ये इशू होगा, लेकिन मेनली आई थिंक इस पे मैं फिर कहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो परमानेंट स्टेटस है वो डिस्कशन होगी, और ईरान जो रिपोर्ट्स थी कि इवन ओमान की निगोशिएशन में भी अपना जो अफसोदा यूरेनियम है वो देने के लिए तैयार था अमेरिका को, इस गारंटी पर कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। तो लिहाजा वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, और क्या आई थिंक जहां आकर बात फंसेगी वो इसी पर होगा कि क्या जो इसराइल की तरफ से गारंटी अमेरिका दे पाएगा, और दूसरा आई थिंक दूसरी तरफ से है क्या ईरान ये गारंटी दे पाएगा कि वो मुस्तकबिल में जो उसके अरब हमसाए हैं उनके ऊपर हमलावर नहीं होगा। तो लिहाजा ये निगोशिएशन आने वाले दिनों में मजीद अगर वो आगे बढ़ती हैं तो पेचीदा होंगी, क्योंकि फिर किसी एक वक्त में आकर अरब ममालिक को भी इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जिस तरह ईरान ये गारंटी चाहता है कि इसराइल हमला ना करे, अरब ममालिक ये गारंटी चाहते हैं कि ईरान उन पर हमला ना करे।